So hello and welcome everyone. Welcome to the lecture number 9 of periodic table. So we have started our series of inorganic chemistry and you are watching Chemistry Authors Pathshala by IITians. Well, if you are new to the channel, so let me tell you a bit about myself. I am Sampriti Mahara, currently a second year undergraduate pursuing BS Chemistry from IIT Kharagpur. So basically this is the lecture number 9 and let me tell you कि हम इस lecture number 9 में मैंने क्या प्लान किया है, व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. तो बेसिकली मैंने जो टॉपिक प्लान किया है, द टॉपिक इज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट. उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विथ सम क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इट. एंड उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में कुछ और चीज़ें हम कवर करेंगे, बट वो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील राइट नाउ, क्योंकि उसको जानने के लिए यू हैव टू बी देयर विथ मी टिल द एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें कवर की थी, राइट. तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके एप्लीकेशंस, एंड ऑल्सो इसमें जो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू मेक यू पीपल प्रैक्टिस, दोज क्वेश्चंस आर रियली वेरी कंसेप्चुअली गुड क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन सेंड बाय यू पीपल. तो एक दो क्वेश्चन यू गाइज हैव सेंट मी, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी लिया है. बाकी क्वेश्चंस मैंने खुद सिलेक्ट किया. एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले तो पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो देखने में ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखने में ऐसा लगता है कि दीज टू आर डिफरेंट वर्ड्स, तो दे शुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स. बट ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दीज टू वर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर. कैसे? वेल, लेट मी टेल यू दैट. अच्छा, बिफोर कमिंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ, सो एज कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली योर टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन इट डज गेन द इलेक्ट्रॉन इट रिलीजेस सम एनर्जी. बट वो डिपेंड करता है एटम पे, कि अगर एटम का टेंडेंसी ज़्यादा है टू गेन द इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है. बट अगर उसका टेंडेंसी कम है तो हमें फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन उसमें डालना पड़ता है, ऐड करवाना पड़ता है. तो एट दैट टाइम वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू इट. तो इन ईदर ऑफ द केसेस बेसिकली इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द एनर्जी कैन बी रिलीज्ड और सप्लाइड. दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, and also it is very similar to electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी या एनर्जी, राइट. तो ये वर्ड्स हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया. लेट्स गो टू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इट, फिर मैं आपको साथ साथ और समझाऊंगी. क्लियर? तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Electron affinity is the energy released or supplied when an electron is added to isolated gaseous atom. यानी कि if you take an isolated gaseous atom, clearly please focus on the words isolated gaseous atom. So when you do take an isolated gaseous atom, उसमें when you add one electron, at that time whatever is the energy released or whatever is the energy supplied, that energy is known as electron affinity. Clear?
Okay, this is the definition which is clear to you all. Now based upon कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी या एनर्जी वॉज रिलीज इन द प्रोसेस, देयर कम्स टू कैटेगरीज or two types you can say, right? Basically one type is कि maybe you had to supply energy. Okay, so basically one type is मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन होता है, जो एनर्जी का जो एंथैल्पी का जो साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फ्रॉम दैट ऑल्सो वी गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेन फ्रॉम द साइन of the value of electron affinity, right? So basically if the energy is released, so if you are adding an electron to the atom and the atom readily accepts it, so it becomes stable, so it releases energy and it becomes stable. तो basically what I meant was कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो आपके पास में क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल कि ऑक्सीजन गैशियस एटम था, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो व्हाट वी गॉट वाज ऑक्सीजन माइनस इन गैशियस स्टेट ओनली. अच्छा, तो इस केस में ना आपको दिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इज नेगेटिव. डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब द एनर्जी वॉज रिलीज्ड. तो अगर एनर्जी रिलीज होता है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी नेगेटिव होता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, अब ऑक्सीजन माइनस था, ऑक्सीजन माइनस एटम जो था उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, नाउ रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इन द गैशियस स्टेट. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, अब इस केस में सी, अब अपना डेल्टा एच देखो, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव ओवर हियर. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव है. क्लियर होगी ये बात? सो दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस, राइट? अच्छा, नाउ सी वन थिंग, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों है और सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? हम ऑक्सीजन में ही तो डाल रहे हैं, राइट? हम तो ऑक्सीजन में ही डाल रहे हैं. तो बेसिकली इस चीज़ को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो ऐसा क्यों होता है, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में फर्दर थोड़ा आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. बट पहले अभी आपने एक मोटा मोटा ओवरऑल डेफिनेशन आपने समझ लिया. जस्ट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन राइट नाउ. उसके बाद आई विल कम टू more detailed portions of it later in the video, in this video only. So electron affinity is clear to you all. Now let's come to electron gain enthalpy. तो electron gain enthalpy क्या होता है? It is the energy associated when 1 mole of an electron is added to 1 mole of an element in its isolated gaseous state. So there is a difference here. यहाँ पे प्रीवियस डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में द एनर्जी वॉज, एनर्जी ऐड या सप्लाई करने के लिए वी वर एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू 1 आइसोलेटेड गैशियस एटम, राइट? बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे द थिंग इज द एनर्जी एसोसिएटेड when 1 mole of electron, यानी आप खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करें, यू आर एडिंग 1 mole of electron to 1 mole of an element in its isolated gaseous state. ठीक है? तो यही डिफरेंस है बेसिकली. अगर आप टेक्निकल डेफिनेशंस को कंपेयर करते हो, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. क्लियर है? ओके. सो इफ द एनर्जी इज रिलीज्ड, अगेन इसमें सेम चीज़ है. अगर आपकी एनर्जी रिलीज्ड है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना, एंथैल्पी नेगेटिव होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव होगा, एंड यू विल से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. दैट्स वेरी सिंपल. ये तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स से ही आ जाता है. एंड इफ द एनर्जी हैड टू बी सप्लाइड, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा
तब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा एंड द रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट? Okay, so one more thing, I think I didn't tell you this, delta H E G, ये जो आपका लिखा आता ना delta H E G, basically this is electron gain enthalpy, ठीक है? इसको हम electron gain enthalpy बोलते हैं. This is something I had written over here. तो बेसिकली ना द थिंग इज कि हम अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो वी यूज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट अगर हम टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी वगैरह, उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, थोड़ा क्वालिटेटिव टर्म में बात कर रहे हैं, तो देन वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और सप्लाइड, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एनर्जी और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स, तब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. तो यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल पर मोल, लाइक दिस इज द कॉमन सेंस. सो आई होप टिल हियर द टू डेफिनेशंस आर क्लियर. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. हाँ, देयर इज वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस. तो इफ थिंग्स आर क्लियर टू यू, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को. सो बेसिकली द मैग्नीट्यूड एंड द साइन of the electron gain enthalpy, it measures or implies electron, yeah, basically ये definition छोड़ो, मैं आपको समझा देती हूँ. So as I had explained you कि जो magnitude होता है, apart from the value of delta H also, जो आपका साइन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, that tells us कि आपका एटम कितना willing है to accept the electron. So for instance, if your electron gain enthalpy is positive, understand this very very मतलब very very carefully. So if your electron gain enthalpy, I should write like this, delta H E G. So if your electron gain enthalpy is positive, positive मतलब we had to supply energy, हमें एनर्जी देनी पड़ी है to push the electron into the atom. इसका मतलब ये है the atom was not willing to accept the electron. तो एटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम है, इसीलिए हमें उसको इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर फोर्स करना पड़ा, हमें खुद को एनर्जी देना पड़ा. वी हैड टू सप्लाई एनर्जी एक्सटर्नली सो एज टू पुश द इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम. तो द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, right? This is what is clear from this. ना ये तो साइन से पता चला. अगर उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ी टू पुश द इलेक्ट्रॉन इन द एटम. इसका मतलब उसकी टेंडेंसी बहुत ही कम है टू गेन द इलेक्ट्रॉन. द एटम डजंट वांट टू टेक द इलेक्ट्रॉन और इट हैज़ लो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, राइट? ये चीज़ क्लियर होती है. अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपका डेल्टा Eg जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, वो नेगेटिव है. नेगेटिव यानी when the atom gains the electron, the atom is losing energy, atom is releasing energy. तो जब एनर्जी रिलीज होता है, जो आपका एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होके द एटम बिकम स्टेबल. तो इसका मतलब अब एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसने प्रोसेस में इट हैज़ रिलीज्ड सम एनर्जी, जिसकी वजह से अब आपका एटम जो है वो स्टेबल हो गया है. सो दैट मीन्स this atom has a higher tendency to accept the electron, and it has happily accepted the electron, and now it is even satisfied with accepting the electron. Clear है? Okay. Again, अब इसमें मैग्नीट्यूड की भी बात आती है. तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और उतना ज़्यादा आपका एटम स्टेबल हो जाएगा.
उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू गेन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट? ये क्लियर हो गया? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम डेटा गिवन कि ऑक्सीजन एटम के केस में योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दिस मच अमाउंट माइनस 141 किलो जूल पर मोल, एंड फ्लोरीन के केस में द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस 328. आई गेस इट्स अराउंड, कितना है, अराउंड 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा, डबल से थोड़ा ज़्यादा. एनीवे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के ही केस में नेगेटिव है. तो दोनों के केस में नेगेटिव है अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बोथ ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. दोनों की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही नेगेटिव है. इतना कंपैरिजन हमने कर लिया. बट अगर हमने फर्दर कंपेयर करना है कि किसका टेंडेंसी ज़्यादा है टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीट्यूड को देखते हैं. तो फ्लोरीन के केस में इट इज मोर नेगेटिव. इसका मतलब फ्लोरीन हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. दैट्स इट. यहाँ से यही कंक्लूजन आता है कि फ्लोरीन हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाई इज दैट सो? फर्स्ट रीजन कि फ्लोरीन लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण द फ्लोरीन easily attracts the electron towards itself. So that is one explanation, right? The second explanation could be, again, let's write the electronic configuration as we always write. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ऑक्सीजन के केस में इट इज 2s2 2p4, फ्लोरीन के केस में इट इज 2s2 2p5, एंड p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 6 होता है. तो फ्लोरीन के केस में तो p5 ऑलरेडी है ना? फ्लोरीन के केस में p5 ऑलरेडी है. तो अगर फ्लोरीन ने जस्ट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है एंड इट विल अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्लोरीन के लिए आसान है क्योंकि इसने खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इट विल अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. वेरएज ऑक्सीजन के केस में इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो किसके लिए आसान है? फ्लोरीन के लिए. बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स ओनली, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is more negative and fluorine has a higher tendency to gain electron. तो हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू से हमने ये जज कर लिया कि फ्लोरीन मस्ट हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विदाउट इवन कंसिडरिंग डिफरेंट अदर फैक्टर्स. खाली हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू से ही एक्सप्लेनेशन दे दी. सो यू कैन सी हाउ पावरफुल इट इज टू नो दिस, राइट? So if you guys are liking this, if you guys like this concept, please hit the like button so that I get super motivated to continue. Acha, one more thing. If you guys haven't subscribed to our channel yet, then you are certainly missing out on a lot. So please visit our channel ka homepage and subscribe to the channel soon so that you guys don't miss any updates. As soon as we post any video, आप लोगों को पता चलता रहे. Okay? And also while you're on that channel, please click on the playlist button. वहाँ पे जाके see there are 2 playlists currently. One is periodic table which is taken up by me and मैंने बहुत सारे lectures already post कर दिए. तो basically this is lecture number 9. तो 8 lectures already वहाँ पे हैं and there are a lot of concepts I've covered there with lot of applications as well. People have sent me their doubts, वो भी clear हुए हैं. तो please go and have a look. One more thing, chemical bonding is also taken up by my father, Sameer Mahra, who is also an alumni of IIT Kharagpur. तो please जाके उनके भी lectures देखो. He has posted a lot of lectures on chemical bonding. He has taken up the concepts from scratch till advanced level. Also, लोगों ने जितने doubts भेजे हैं, he has taken them all up in his lectures. So please visit it soon.
ओके, सो लेट्स कम बैक. वैसे यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट भी है, तो यू कैन क्लिक ऑन इट एंड आपको ये लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. एनीवे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट्स कम टू सम फैक्ट्स. हाँ, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, कुछ फैक्ट्स पे जानते हैं. या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम फैक्ट्स. तो अभी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. तो बेसिकली द फर्स्ट फैक्ट इज कि इन केस ऑफ हैलोजेंस योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली नेगेटिव. तो जो आपका ग्रुप नंबर 17 है, राइट, जो आपका ग्रुप नंबर 17 है जो कि हैलोजेंस है, तो इन केस ऑफ हैलोजेंस योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. मतलब, and not only negative, it is highly negative. Now ऐसा क्यों होता है? Now as we have seen in the previous slide example of oxygen and fluorine, हमने देखा कि in case of halogens उनका outer most configuration क्या होता है? The outermost configuration is basically P5, है ना? उनका outermost configuration P5 होता है, NP5, है ना? NP5 होता है उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर NP5 उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इन ऑर्डर टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑल दे नीड इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन. एंड होते तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड दीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट्स समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? So in order for them to achieve a noble gas configuration, all they have to do is just gain one electron. And if they gain one electron, they can easily achieve the noble gas configuration. और ये NP6 हो जाएगा. And P का मतलब it will achieve full filled orbitals. So they will gain stability very easily just by accepting one electron. So that is the reason कि why for halogens your electron gain enthalpy is highly negative. Clear? ठीक है. So first thing is clear to you guys. Second point पे आते हैं. अच्छा, second point is for the noble gases. Now see, noble gas configuration में the noble gases have a full octet, right? They have a full octet. Their orbitals have reached their maximum capacity. Their orbitals are fully filled and they have reached their maximum capacity. So now they are already stable. Life में ये खुश हैं, they are extremely stable. So as a result, the noble gas elements, अब कोई भी noble gas element will not want to gain an electron. उसमें इलेक्ट्रॉन डालना मतलब they will not want to gain an electron, क्योंकि उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल. देयर कॉन्फ़िगरेशन, इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो दे विल हैव द लीस्ट टेंडेंसी टू गेन ए इलेक्ट्रॉन. नाउ दैट इज द रीज़न कि वाई इन केस ऑफ नोबल गैसेस दे हैव अ लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्योंकि अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर भी लिया तो दे विल अचीव an unstable electronic configuration which is not favorable for them. Clear है? Second point क्या है? Now let's talk about alkaline earth metals. Alkaline earth metals यानी कि आपका जो ग्रुप नंबर 2 होता है. So group 2 is called the alkaline earth metals, जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम वो वाला ग्रुप आता है. अच्छा, उनके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2, यानी इनका जो ऑर्बिट मतलब नाउ योर सेकेंड ग्रुप ऑल्सो हैज़ फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, hence they have stable configuration, so they would not want to gain an electron. क्योंकि अगर इन्होंने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो their stable configuration will get disturbed. That is the reason इनके केस में भी आइदर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा लेस होता है या पॉजिटिव होता है. क्लियर? Now let's come to the last point.
लास्ट पॉइंट ये है कि डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि वट देयर सेइंग हियर इज कि फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है दैट इज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ देम। आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी आगे पढ़ोगे, जितने भी एलिमेंट्स, फॉर मोस्ट ऑफ देम योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। बी पार्ट नेक्स्ट होता है कि अब हम देखते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, सो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट्स जिनके लिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर इनर्ट गैस एलिमेंट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड फॉर नाइट्रोजन। तो पहला हमने इनर्ट गैस एलिमेंट्स के केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होगा ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फ्यू पॉइंट्स अर्लियर आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी समझा दिया। एंड फॉर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन मैनी ऑफ माई क्वेश्चंस। इसका वो P3 वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का। तो बिकॉज ऑफ दिस P3 कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड वी नो दैट आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ क्वाइट स्टेबल। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यू विल डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो दैट इज़ द रीज़न कि नाइट्रोजन के केस में भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्लियर? Okay, so I hope this whole slide is clear to you guys. So let's move to the next part. तो next part में आपका आता है factors affecting electron affinity. So basically now we have understood what is electron affinity, what is electron gain enthalpy. We have also discussed a few questions and few applications of it. A few examples basically we have seen, applications we have seen. So now let us come to the point where we discuss the factors that affect electron affinity. तो basically वो कौन से factors हैं which affect or influence your electron affinity in case of different elements. See, these are very simple. Most of them are very much like self-explanatory है. बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद ही explain कर लोगे. So let's come to it. तो आपका first part है size. Electron affinity decreases when the radius increases. मतलब electron affinity का relation is inversely proportional with atomic size. ऐसा क्यों होता है कि size बढ़ेगा मतलब affinity बढ़ेगा? Sorry, what am I saying? हाँ, the electron affinity is inversely proportional with atomic size. Atomic size बढ़ेगा तो electron affinity घटेगा. Why? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ने से मतलब ये है कि इफ़ द सी एक सेकेंड, ये आपका एटम है, इसमें डिफरेंट शेल्स हैं। मान लो पर्पल कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियस एंड बाकी दीज आर शेल्स। तो जितने आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतना आपका साइज बढ़ता है ना? साइज ज़्यादा है किसी एलिमेंट का, दैट सिंपली मीन्स इट हैज़ मोर नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होगा तो आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा। एंड अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा ऑन द आउटर मोस्ट शेल, तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही कम है तो हाउ विल द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट्स वाई, क्योंकि आपका साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट जाता है, मतलब आपका जेड इफेक्टिव घट जाता है, कम हो जाता है जेड इफेक्टिव. बिकॉज ऑफ दैट योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिक्रीजेज, because the more will be the Z effective, the more will be the electronic the more will be the nucleus attraction on the outermost shell, and the easier it will be to gain an electron for the atom, right? Second point, Z effective. Again same चीज़ मैंने आपको समझाया, अभी समझाया
कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एंड न्यूक्लियस विल बी ईजिली एबल टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. I mean not a pair of electron, the nucleus will be able to attract an electron, right? ये भी clear है. Third point is screening effect. Screening effect यानी कि आपका जो shielding effect है. तो again अगर आप ये shells वाला एग्जाम्पल देखो, जब आपका shielding effect बढ़ रहा है, because of the shielding effect आपका outermost shell will now experience lower amount of nuclear attraction. अगर outermost shell पे nuclear attraction जो पहले आ रहा था वो कम हो गया है because इसके आगे आने वाले shells nucleus के attraction से इसको shield कर रहे हैं. So because of that again nucleus का attraction नहीं पहुंच रहा है तो nucleus will not be able to attract the electron towards itself. So that's why your shielding effect is inversely proportional with your electron gain enthalpy और basically your electron affinity. मैं यहाँ पे electron gain enthalpy बोल रही थी but the same thing is for electron affinity also. दोनों के बीच में the difference is not much. I mean अगर आप qualitatively देखो तो they are very similar. Right, like that we had already discussed in the first part of the lecture, right? Next is the stability of half filled or full filled orbitals. See ये तो self explanatory है, ये तो मैंने questions में आपको दिखा दिया कि stability पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता है, कि जितना ज़्यादा आपके ऑर्बिटल स्टेबल होगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा फॉर दैट एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन. बिकॉज अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका जो स्टेबल ऑक्टेट था या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो दैट इज़ द रीज़न कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड में इट्स बेटर नॉट टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन लाइक द एटम डजंट वांट टू डिस्टर्ब इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन डालना विल बी हार्डर. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल with the stability of orbitals. Like this thing also gets cleared. Let's move to the next part. Next है आपका variations of electron gain enthalpy. Like variations मतलब like trends, like periodic table में general trends regarding your electron gain enthalpy. Like in a period, in a group, any kind of irregularities or something, all we are going to discuss right now. तो please बने रहिए end तक so that you don't miss anything in between. Because बीच में important questions आएंगे, important exceptions आएंगे, important irregularities आएंगी and stuff like that. So you cannot afford to miss any part of the video, right? तो first क्या है? In a period. In a period when we move from left to right. मतलब जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन अ वन पीरियड तो योर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, यानी more energy will be released. There's an example also. Boron to carbon, aluminum to silicon. Like boron to carbon, boron is in 13th group, carbon is in 14th group. तो boron से carbon पे जाते हैं तो your electron gain enthalpy is becoming more negative. Aluminum to silicon, again 13th group to 14th group, your electron gain enthalpy is becoming more negative. So yeah, that is the thing I have already discussed कि पीरियड का क्लासिफिक वेरिएशन कैसा होता है. नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट कि ये हमेशा रेगुलर नहीं होते हैं. आई मीन यार देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो एक ही फैक्टर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट एट टाइम्स समटाइम्स वी हैव टू लुक फॉर एक्स्ट्रा फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एनी सिचुएशन. तो इस केस में इफ़ यू सी, हाँ लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक
इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर आप पीरियड की बात कर रहे हो तो पीरियड में एक्सेप्शन ये आता है कि आप जब ग्रुप 14 to 15 में जाते हो ना, ग्रुप नंबर 14 to 15 में जाते हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बढ़ना चाहिए. योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड इंक्रीज when you go from 14 group to 15 group in the same period. But that is not always the case. क्यों? जनरली ये देखा गया है कि अगर आप ग्रुप 14 to 15 जाते हो इन द पीरियड, योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 15th group element is observed to be less as compared to electron gain enthalpy of 14th group element. Generally, like this exception is seen in case of carbon to nitrogen. तो होता ये है कि 15th group element का electron gain enthalpy less होता है than 14th group element. बट ये तो पीरियड के ट्रेंड के अगेंस्ट है, क्योंकि होना ये चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, यानी इट शुड बी मोर नेगेटिव. बट ऐसा नहीं हो रहा है इन केस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर होगा. सो लेट्स थिंक कि क्या एक्स्ट्रा फैक्टर वो हो सकता है. बाय नाउ यू ऑलरेडी फिगर्ड आउट, अगर आपने मेरे साथ लेक्चर्स किए हैं आप लोगों को पता होगा हाउ आई अप्रोच दिस थिंग्स ऑलवेज इज ऑलवेज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन के केस में लाइक वेट, इन केस ऑफ नाइट्रोजन तो आपको पता है ना P3 होता है, P3 होता है ना. इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही सेकेंड पीरियड में है, तो 2s2 2p3 2s2 2p2. So now you can clearly see कि in case of nitrogen it has half filled orbitals. So since nitrogen is having half filled orbital, if you add an extra electron to it, तो वो इसके stable configuration को हिला देगा. It will disturb the stable configuration of nitrogen. Now that is the reason कि इसका electron gain enthalpy would be less. यानी nitrogen would have lower tendency to gain an electron as compared to carbon. Clear? So I hope this thing is clear. Okay. Now let's discuss about the variation in a group. कि group के केस में what's the variation? Second, let me change the color. Yeah, so as we were discussing the variation in a group, कि basically इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वेरिएशन इन अ ग्रुप होता है वो क्या होता है. सो वी नो कि जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, लाइक व्हेन वी गो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो योर जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, है ना. तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने का मतलब ये है कि attraction of the nucleus decreases, and if the attraction of the nucleus decreases, the nucleus is not able to attract the electron towards itself, है ना. So that is the reason कि when we move down in the group, your electron gain enthalpy becomes less negative, means it is less favorable and less energy is released, right. So there are few examples also. For instance, in case of sulfur to tellurium, जैसे sulfur to tellurium in group number 16, तो उसके केस में देखो तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्चुअली लेस नेगेटिव. जैसे आप सल्फर टू टेलुरियम जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव. Same as in case of chlorine to iodine in group 17, your electron gain enthalpy becomes less negative. तो ये तो जनरल ट्रेंड हमें क्लियर हो गया, राइट.
बट देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल. मतलब देयर इज अ स्लाइट इरेगुलरिटी ऑल्सो. आई वुड नॉट से इट लाइक एक्सेप्शन वाइज, इट्स अ काइंड ऑफ, हाँ वैसे कहने को तो एक्सेप्शन ही है. सो देयर इज अ स्लाइट इरेगुलरिटी, और वो इरेगुलरिटी जो होता है वो आपका सेकेंड टू थर्ड पीरियड में होता है. लाइक बेसिकली द एबनॉर्मलिटी इज इन द सेकेंड पीरियड. तो इस सेकेंड पीरियड में क्या एबनॉर्मलिटी होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो होता ये कि आपके जो बेसिकली दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 15, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इन ग्रुप 15, 16, 17. तो इन केस ऑफ द ग्रुप 15, 16, 17, 15, 16 एंड 17, उनके जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट मतलब जो जैसे ग्रुप नंबर 15, 16, 17, इसमें जो भी आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है दैट हैज़ अ लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे आता है ना. फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस. तो एक्सपेक्टेशन तो यही होना चाहिए ना कि व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन इन द ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, है ना, बिकॉज दैट इफेक्टिव डिक्रीजेस. तो होना ये चाहिए कि अगर हम जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को कंपेयर करूं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वेल ये तो एक्सपेक्टेशन होता है, बट इज दैट ट्रू? Well, is that true? Sorry. Well, is that true? Just think of it yourself. मैंने आपको बोला था जब भी एडजेसेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं तो यू हैव टू बी अ बिट मोर एक्स्ट्रा केयरफुल कि यहाँ पे खाली एक फैक्टर के बेसिस पे हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू लुक फॉर सम अदर फैक्टर ऑल्सो. तो इसमें अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या देख सकते हैं. वो एक्स्ट्रा फैक्टर होगा एज ऑलवेज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो दोनों का तो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, या बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. बट देयर इज अ कैच. फॉस्फोरस के केस में सिंस इट इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, सो इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. क्योंकि फॉस्फोरस आपका एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इट हैज़ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स एंड इट हैज़ एक्स्ट्रा स्पेस इन द 3d ऑर्बिटल्स. तो फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके पास उस इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह भी है. सी द थिंग इज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि what is the tendency of that particular atom to gain the electron. तो वो जो टेंडेंसी होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपके पास उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तो है, ठीक है, यू आर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, काफ़ी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, गेन कर लेगा. बट उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को स्टेबल होने के लिए यू ऑल्सो नीड टू हैव सम स्पेस टू एकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन विच यू हैव गेन्ड, राइट. एटम के पास जगह भी तो होनी चाहिए ना जहाँ इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखना है. पेट में जगह है नहीं, एक्स्ट्रा आपने खाना खा लिया, तो विल यू बी स्टेबल? ऑफ कोर्स नॉट. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें ये चीज़ भी देखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के साथ साथ, न्यूक्लियस अट्रैक्शन होने के साथ साथ उसके पास जगह भी होनी चाहिए टू अकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन. अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में अगर आप देखो, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू ग्रुप 15. बट द थिंग इज कि फॉस्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल्स है तो इट कैन अकोमोडेट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन.
द सेम थिंग इज ट्रू फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो. आप बोलोगे यार ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाँ है, बट इट डजंट हैव मच स्पेस. एक तो वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, प्लस उसका साइज़ भी छोटा है. एंड अगर साइज़ छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो उसी छोटी सी जगह में आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी इंटर आयनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अनस्टेबिलिटी. दैट इज़ द रीज़न कि आपका जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं दे हैव अ बिट लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट. क्लियर? Just tell me if you guys are clear with this concept. So let's move to the next part. Yeah, ये सबसे interesting part है. Successive electron gain enthalpy. If you have already seen my lectures on successive ionization enthalpy, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ समझना बहुत सिंपल है. मतलब the thing is, if you guys are clear with successive ionization enthalpy, then successive electron gain enthalpy is just a piece of cake for you. Now why am I saying this? अच्छा, let me ask you something. You see the case of एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को. So basically if you are familiar with the stuff of successive ionization enthalpy, I am assuming you are comfortable with that, because if you are not, you should definitely go and check out my videos जो कि मैंने ionization enthalpy बनाया था, and on that I had also covered the topic of successive ionization enthalpy. Yeah, so basically you can go and check that out on the channel. अच्छा, तो basically I would request you कि आप यहाँ पे थोड़ा सा attention दो. Please pay a bit of attention over here. तो पहले केस में when oxygen is a neutral atom and it gains an electron, it becomes oxygen minus ion. तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग सम टेंडेंसी, मीन्स ऑक्सीजन इज हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, because it is electronegative, it is towards the right of the periodic table, and obviously it does want to complete its octet, right? वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा. इट डज हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसलिए फर्स्ट केस में आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. लेट्स कम टू द सेकेंड केस. मतलब ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब नाउ यू आर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन anion. Now let me tell you, you tell me, you pause the video and think yourself. जब ऑक्सीजन आयन, मतलब आपका anion है, which has already accepted an electron, क्या अब वो ऑक्सीजन आयन willing है to gain an electron again to form oxygen 2-? ज़रा सोचो, ज़रा खुद सोचो. आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू थिंक, एंड जो भी आप सोचते हो ना, प्लीज़ पुट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स. तो द थिंग इज, अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम येस इट शुड बी नेगेटिव. अब हो सकता है, मतलब आपके दिमाग में हो सकता है, आई एम नॉट, सी मैम ऐसा नहीं बोल रही कि ये सोचना एकदम इलॉजिकल है. ऑब्वियसली किसी भी बंदे के दिमाग में ये आएगा कि पहली बात, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्सीजन के केस में अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तभी जाके इसका ऑक्टेट फिल होगा, है ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसका तभी फुलफिल्ड होगा, तभी ये स्टेबल होगा, है ना? ना ये सोचना गलत नहीं है, आपकी ये सोच एकदम सही है, नो डाउट.
बट देयर इज अ प्रॉब्लम यार. द थिंग इज, जब ऑक्सीजन माइनस, मतलब पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, अकेला था, इट्स ओके, अकेले अकेली ज़िंदगी चल रही है, इट इज़ हैप्पी बीइंग सिंगल, कोई इशू नहीं है. बट जब इसने देखा कि यार लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए देयर इज़ सम मतलब वे आउट, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना ऑक्सीजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ऑक्सीजन पहले अकेला था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन माइनस हुआ. नाउ थिंक ऑफ इट, ऑक्सीजन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एंड नॉट जस्ट फॉर अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट यार, इन जनरल ऑल्सो. आप खुद ही सोचो, ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए. नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स मोर शील्डिंग. अब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मोर शील्डिंग. तो एज अ रिजल्ट जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा, इट विल नॉट रिसीव मच न्यूक्लियर अट्रैक्शन. तो आपका जो Z इफेक्टिव होगा वो डिक्रीज हो रहा है. खुद ही देख लो ना, Z इफेक्टिव क्या होता है, Z/E होता है, राइट. एंड ऑक्सीजन के केस में Z/E निकालो कितना होता है. ऑक्सीजन के केस में इट इज 6/, हाँ लाइक क्या होता है 6/6 है ना. बट ऑक्सीजन माइनस के केस में देखना, इट इज 7/6. सॉरी क्या कर रही हूँ मैं अभी, प्रोटॉन होता है ना Z/6/7. तो आप खुद ही देखो, दिस वॉज 1 एंड दिस इज नाउ लेस देन 1, तो आपका Z इफेक्टिव हैज़ डिक्रीज्ड. तो बिकॉज ऑफ द शील्डिंग आपका Z इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया. और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन बेसिकली. एंड दूसरा ये भी फैक्टर है, तो ये पहले Z इफेक्टिव की डिक्रीज होना, दिस इज वन फैक्टर. दूसरा फैक्टर ये है बॉस कि अब इंटर-आयनिक रिपल्शन होगा. अब एक ही रूम में बंदे बढ़ गए तो उनके बीच में झगड़ा होगा. इंटर इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट्स दैट सेड, हाँ, इंटर-आयनिक रिपल्शन होगा. इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देयर वुड बी अ रिपल्शन, जिसकी वजह से दे विल रेजिस्ट एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन. तो ये दो फैक्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है, या दीज आर द टू फैक्टर्स जिनकी वजह से जनरली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टेंड टू हैव देयर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एज पॉजिटिव. ये दो ही वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल प्रेफर करते हैं to have their second electron gain enthalpy as positive. Means they have the least tendency to gain the second electron after gaining the first one. Clear होगी बात? So I hope this whole concept is clear to you guys. See, to be honest, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है जब आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती है चीज़ें, विच आई विल टेक अप द क्वेश्चंस, बट जनरली थिंग्स डू बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट कभी कभार वी गेट कन्फ्यूज्ड. तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, आई कैन बेट ऑन इट कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो गए. तो हम बहुत दूर तक आ गए हैं कॉन्सेप्ट्स में. वट वी हैव डिस्कस्ड, we have discussed basically your electron gain enthalpy का concept, electron affinity का concept, their general trends in the periodic table, in the period, in the group, इनके applications क्या हैं, and limitations, या not limitations,
इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे आ रही हैं, एक्सेप्शंस, उनके रीजंस क्या है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा. तो वी हैव प्रिटी मच कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अप टिल नाउ. अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है. तो नाउ अभी हमने जितना सीखा है, लेट्स अप्लाई देम इनटू क्वेश्चंस सो दैट वी कैन strengthen our concepts even better. Yeah, तो this is your screen पे आपको दिख रहा है आपका. या तो बेसिकली लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, they have asked why the electron affinity of group 14 elements like carbon, silicon, germanium, strontium are greater than group 15 corresponding elements. ना अगर आपने मेरे लेक्चर्स अभी तक कंसिस्टेंटली देखे हैं तो आई एम श्योर, या इवन आपने ये लेक्चर भी पूरा देखा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसमें छुपा हुआ कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू फाइंड दैट. दैट्स वेरी सिंपल एंड दैट्स माई बेट. यहाँ पे देयर इज अ कैच. हाउ विल यू फाइंड द कैच? ना द कैच इज, अच्छा देखो जनरल ट्रेंड क्या होता है. जनरल ट्रेंड तो ये होता है यार कि when you go from left to right in a period your electron affinity should increase, क्योंकि Z effective होता है increase when we go from left to right in a period. बट यार यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है, मामला थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है यार कि ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स, मतलब जो आपका ग्रुप नंबर 14 है एंड ग्रुप नंबर 15 है, लाइक 15 का ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू ग्रुप 14, बट ऐसा नहीं हो रहा है. इंस्टेड हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्रुप 14 हैज़ अ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15. यानी कि इसमें जो फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि फॉर इंस्टेंस जैसे कार्बन विच इज़ अ ग्रुप 14 एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is greater as compared to nitrogen. Now why is that the case? अब जब जनरल ट्रेंड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स हमें एक और फैक्टर के बारे में सोचना होगा जो इसको प्रॉबेबली इन्फ्लुएंस कर सकता है. ना अब वो फैक्टर क्या हो सकता है? वो फैक्टर ये है कि हमें इसके लिए सबसे पहले तो whenever you have to go for an extra factor, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ना आई स्वेयर आप लोगों को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है ना. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ही देख लो सही, पूरा नहीं लिखना. तो इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p3, वेयर एज कार्बन का होता है 2s2 2p2, है ना, यही होता है. तो वी कैन सी कि नाइट्रोजन के केस में इट हैज़ अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो विच इज़ मोर स्टेबल. तो हेंस इसमें इलेक्ट्रॉन डालना, लाइक इफ़ यू एड एन इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रोजन, तो इट विल डिस्टर्ब द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. उसका जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इट हैज़ अटेन स्टेबिलिटी. लाइफ में वो पीस पे है, तो अगर आप उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे उसका पीस डिस्टर्ब हो जाएगा. अब आपको पता है कि ये जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है ये तो सभी के लिए कॉमन है फॉर योर ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सभी के लिए कॉमन इन द सेंस P3, ये NP3 वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सभी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए है. लाइक इसीलिए आपके जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स होंगे एज कम्पेयर टू योर ग्रुप 15, योर ग्रुप 14 वुड हैव अ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्लियर है? लाइक कार्बन के केस में देखो ना, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये P3 हो जाएगा और P3 हैज़ हायर स्टेबिलिटी क्योंकि वो हाफ फिल्ड है. तो इसीलिए जो ग्रुप 14 एलिमेंट है वो एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा टू अटेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड टू गेन स्टेबिलिटी. क्लियर? तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है. यू कैन गो थ्रू दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस. हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
ये एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है जो टिपिकली पूछा जाता है. सो प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ वंस, उसके बाद आई विल डिस्कस. क्या हो रहा है यार ये, एक सेकेंड. हाँ, तो आई होप दिस इज़ विजिबल नाउ. पहले थोड़ा छोटा लग रहा था. एनीवे, क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मीन्स द थिंग इज, ये चारों एलिमेंट्स जो है आपके स्क्रीन पे, द 4 ऑफ देम आर हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यानी इन चारों की ही टेंडेंसी है टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. बट अब बात आती है ऑर्डर की, किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है वो अपने को पता लगाना है. ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई इट आउट योर सेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो वंस. ठीक है, क्योंकि हमेशा सोल्यूशंस देखना इट्स नॉट अ गुड वे. पहले यू शुड गेट टू ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट. सी, जब आप चीज़ों को खुद से एक बार ट्राई करते हो, इवन इफ इट्स रॉन्ग एट द फर्स्ट गो, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, डोंट एक्सपेक्ट ऑलवेज दैट you're firing your shots and 100% of the time they're gonna hit the mark. No, many of them will not hit the mark, but that's okay. But जो 99 shots आपके टारगेट पे नहीं लगे, they are going to make you capable of firing your 100th shot at the target. And believe me on that. जितने भी हमारे फेलियर्स होते हैं, like if you have attempt a question, you know, and अगर आपसे वो नहीं हुआ at the first go, which is very common, and it's okay. ये आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, दिस इज़ जस्ट प्रैक्टिस. तो आप खुद से एक बार ट्राई करो. इवन इफ यू डोंट गेट इट, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपके थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ पे गलती है एंड आपको कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है. यू विल गेट इंस्टेंट फीडबैक. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तभी मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन देती हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन आउट योर सेल्फ, बिकॉज इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, you're surely gonna learn something. तो लाइफ में ना चीज़ों को इस तरह से ब्लैक एंड वाइट बाइनरी वे में मत देखा करो कि लाइक आई डिड समथिंग, इधर इट्स गोना बी अ फेलियर और इट्स गोना बी अ सक्सेस. नो, देयर इज ऑल्सो ग्रे एरिया जहाँ पे लाइक इवन इफ यू डोंट लर्न, लाइक सॉरी, देयर ऑल्सो अ ग्रे एरिया, लाइक इवन इफ यू डोंट probably win, even if you don't win, but still you get to learn so much कि next time you will do it. Like the thing is, like even if you don't win, जीतना ज़रूरी नहीं होता है, सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि once you learn you become a better person. अगर आपने ट्राई भी नहीं किया होता, so always give it a shot. At least try करो, even if you're not confident of solving it in your first go, even if you're not confident of getting it correct. Anyway, तो जो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, like what I meant to say, I meant to see everything as a learning opportunity. Even if you fail, you get to see the feedback कि अच्छा मैंने ये किया था, but आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आई डिड इट, बट ये सही क्यों नहीं हुआ, मे बी आई शुड हैव डन इट दिस वे, आई शुड हैव नॉट डन दैट. तो आपको वो एक लिस्ट मिल जाता है, एक वो चीज़ें पता चल जाती हैं जो आपने नहीं करना है, या द थिंग्स और द एरियाज यू हैव टू इम्प्रूव. तो उसको एनालाइज हमेशा करना है, बिकॉज सी इफ़ यू डू समथिंग एंड यू डोंट एनालाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग, देन द एफर्ट वॉज नॉट वर्थ इट, राइट. फिर आपको ट्राई करके फ़ायदा ही क्या हुआ. इट्स लाइक यू वॉच अ मूवी बट यू डोंट सी द कंक्लूजन, तो क्या कोई फ़ायदा होता है? इट्स नॉट. एनीवे, लेट्स कम बैक. तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, चारों एलिमेंट्स गिवन है. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन कौन से पीरियड में बिलोंग करता है. ऐसे ना क्लासिफिकेशन कर लो सो दैट कि चीज़ें ना विजुअल हो जाए, बिकॉज यू सी वट यू बिलीव, सॉरी यू बिलीव वट यू सी. आप जो देखते हो उसकी बिलीव करते हो. तो अगर आप इसको विजुअल वे में एक ग्रुपिंग कर लोगे ना, ये इस पीरियड में इस ग्रुप में है, तो आपके लिए ना देखना बड़ा आसान हो जाता है. आई विल टेल यू हाउ. जैसे आपको पता है ये दोनों ग्रुप 15 क्या है. इवेंचुअली जब आप पीरियोडिक टेबल को कई बार देख लोगे, आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये एलिमेंट्स आपके इस ग्रुप के हैं, ये इस पीरियड के हैं.
तो वो इवेंचुअली हो जाएगा, सो डोंट स्ट्रेस आउट दैट टू मच। तो ये आपका ग्रुप 15 है। थोड़े बहुत एलिमेंट्स याद रखना, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। ये ग्रुप 16 है, ये पीरियड सेकेंड है, ये पीरियड थर्ड है। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये कलर ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस, एंड हियर इज योर ऑक्सीजन, एंड हियर इज योर सल्फर। तो पहले तो यार जब हम व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जेड फैक्टर बढ़ता है। तो यानी इतना तो हमें पता चल गया यार कि ग्रुप 16 एलिमेंट विल हैव अ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 15। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ याद होगा, मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप 15, 16, 17 इनके केस में ना जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है that has a lower electron gain enthalpy as compared to a third period element. Why? Because जो third period element है उसके पास d orbitals होते हैं, availability of vacant d orbitals, and because of the slightly bigger size, in their case electronic repulsion, the interionic repulsion is less. So इसका मतलब पहले तो आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, इनका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज़्यादा होगा? सल्फर का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन द वीडियो। तो सल्फर का सबसे ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन, क्योंकि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ज़्यादा होगा। अब आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट पे। अब विद इन ग्रुप 15 एलिमेंट ऑल्सो किसका ज़्यादा होगा? फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, समझाया हुआ है, देन नाइट्रोजन। सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ओहो, क्या होता रहता है। हाँ, सो आई गेस थिंग्स आर क्लियर। सो या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इस पे लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? अच्छा, टाइप 1 था कि बेस्ड ऑन द ऑर्डर, आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सारी चीज़ों का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो टाइप 2 क्या है? एनर्जी कैलकुलेशन। बिलीव मी गाइज, एनर्जी कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये बहुत ही ईजी है इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई कैन अश्योर यू दैट। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे गिवन है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज 328 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे यूनिट्स को ध्यान से पढ़ो, किलो जूल पर मोल, यानी कि फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए दैट इज -328 किलो जूल, है ना। मतलब 1 मोल के लिए आपको 328 किलो जूल एनर्जी चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक सेकेंड, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये एनर्जी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिलीज्ड when 1 ग्राम ऑफ फ्लोरीन इज कन्वर्टेड, तो ये जो एनर्जी थी, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो लिखा होता है ना, वो बेसिकली 1 मोल फ्लोरीन के लिए होता है। तो दिस एनर्जी इज फॉर 1 मोल फ्लोरीन आयन। 1 मोल फ्लोरीन आयन के लिए आपको ये वाली एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। अरे यार, ये क्या हो रहा है बार बार। ठीक है, आपको निकालना किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। तो 1 मोल को यू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, जो कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इज 19,
तो 19 ग्राम के लिए आपको -328 किलो जूल चाहिए एनर्जी। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा यार? -328 किलो जूल बाय 19। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड दिस इज योर लाइक, ये तो किलो जूल पर मोल के टर्म्स में ही आएगा आंसर। सो अब आपको समझ आ गया कैसे किया। बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो पर मोल के लिए होता है कि 1 मोल ऑफ एटम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए। तो 1 मोल फ्लोरीन का हमें पता है। अब आपसे 1 ग्राम पूछा है तो आपका जो कन्वर्जन है मोल में नहीं, उसको ग्राम में कर लो। ग्राम में क्या होगा कि एटॉमिक मास कितना है, 19 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ फ्लोरीन। तो 19 ग्राम्स इक्वल टू इतना किलो जूल पर मोल। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। तो बेसिकली इफ़ यू नो द बेसिक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या डेफिनेशन है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, so this is it guys, this is the end of today's lecture and I hope you liked the video very much because I definitely enjoy teaching to you guys. So if you guys have any questions regarding to any topics I have taught till now, please feel free to comment in the comment box below. Also you can send me email. I assure you मैं हमेशा अपने emails and comments messages हमेशा read करती हूँ. I don't miss out ever. And मैं हमेशा आपके questions लेती भी हूँ. यू कैन सी जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन में मतलब कमेंट बॉक्स में डाला है या ईमेल किया है, आई हैव ऑलवेज टेकन अप द क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड चीज़, हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन सेंड मी सो दैट मैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी। ओके गाइज, अच्छा बिफोर आई एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन राइट डाउन आर वीडियो के जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब बटन आता है ना चैनल के नाम के साथ, प्लीज़ हिट दैट बटन। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गाइज ऑलवेज गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, बिकॉज रियली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस हो जाती है तो बहुत इशू हो जाता है। तो यू गाइज विल ऑलवेज नो कब हम नया वीडियो डालते हैं, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, please hit the like button if you liked the video because it helps to motivate me and it motivates the team as well. हाँ, at the end there is a small announcement, थोड़ा important announcement है, तो please 2 मिनट का announcement है यार, सुन के जाना। Okay, hello everyone. So actually many of you had asked कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं what are the references for that और उसके notes कहाँ मिलेंगे। So for that I am clarifying it today itself कि you can find all the references and all the notes जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, मैंने या मेरे डैड समीर मायरा ने, उन्होंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाने वाले हैं, all the notes, all the references we are taking from our book जो हम दोनों ने खुद compile किया है। It has been a really fun experience compiling this book for you guys and the book name is The Ultimate Guide to Inorganic Chemistry by IITians and it's compiled by both of us, Mr. Sameer Maira and me, Sampriti Maira. Basically, let me tell you, ये book किसके लिए है? The book is for all the students who are in currently class 11th, whether they're studying in CBSE or ICSE, or whether they're preparing for JMains, JEE Advanced, KVPY, NEET, and any other competitive exams. Why? Because this book is absolutely suited for everyone, क्योंकि हमने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है। येट लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर बुक, बिकॉज आई कैन टेल इट विद होल कॉन्फिडेंस कि ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल होगी। नाउ व्हाई कैन आई से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस? दैट इज़ बिकॉज अभी आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाओगे मार्केट से, द थिंग इज़ यू विल ओपन अप अ चैप्टर, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, देन यू हैव टू रीड अ लॉन्ग स्टोरी, आपको एक बड़ी सारी स्टोरी पढ़नी होगी, उसमें से आपको अपनी काम की लाइंस अंडरलाइन करनी होगी, देन आपको उसमें रीज़न ढूंढना होगा, अच्छा ये इफेक्ट है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शन इसका कहाँ पे लिखा है। बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, बिकॉज सी एज अ जे एस्पिरेंट मुझे भी पता है
जब तक ये बुक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जितनी बुक्स अवेलेबल है, द थिंग इज़ आपको एक टॉपिक के लिए यू हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स विच इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग, एंड एक सब्जेक्ट के लिए इतना एफर्ट जस्ट वर्थ इट नहीं होता है. सो दैट्स वाई बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी पीपल हैव टू फेस, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उन सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख के वी हैव कंपाइल्ड दिस बुक. एंड you know, the thing is, why do I recommend you to buy this book? The thing is, it is written by the people who have been there. I have been a JEE aspirant myself, and I know what is actually needed by the aspirants. It's concise, to the point, easy to understand with lots of examples. Everything which we have explained, even in my lectures or in my father's lectures, we always include examples, and we have been always concise. Okay? Second is it's multicolored, and the important concepts, reasons, exceptions, and the data in the tables, everything is colorful and it's highlighted too. So you don't need to sit and underline each and every line. No, in that way we are saving your time by already highlighting and underlining the things which you need. And also this book serves as a textbook plus problem solving, जो नॉर्मली नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू रेफर अ बुक फॉर रेफरेंस एंड एक दूसरा हमें मॉड्यूल करना होता है फॉर क्वेश्चंस. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें आपका थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चंस भी है, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड इट हाईली फॉर यू गाइज, एंड प्लीज बाय इट ASAP. I would request you all. The link for the website could be found in the description box below, and in the website also in the description I have given the Amazon and Flipkart links जहाँ पे बुक अवेलेबल है. आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी लिंक्स अवेलेबल है. ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू प्रिव्यू द बुक बिफोर बाइंग, उसका भी ऑप्शन है. सो व्हेन यू ओपन द वेबसाइट, आपको यहाँ पे जो PDF लिखा है ना, वहाँ पे आप क्लिक करना, एंड दिस विल ओपन अप इन अ न्यू विंडो, और आपको एक PDF मिलेगा, सैम्पल PDF. सो देयर यू कैन अंडरस्टैंड जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली, वाई दे आर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. So you can see how multicolored, and ये जो notes वगैरह है, all the exceptions, everything have been colored. You can see the things yourself. How concise it is. ये चीज़ें normally एक बड़ी story में लिखी होती हैं, and it's just very time consuming. I've been there, I have read such things. मुझे पता है. See for yourself. देखो यहाँ पे reason किस तरह से दिया हुआ है. We have not written a story. Everything is really concise. Yeah, so that's all for today. Thank you all for your time and attention. Any questions, please comment in the comment box, or you can email your doubts. Thank you.